हेलो फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस के.एम. जोसेफ कर रहे थे, उन्होंने पैसिव यूथनेसिया से संबंधित प्रोसीजर को देश में आसान बनाने के लिए अपनी सहमति जताई है और इसी को ध्यान में रखते हुए लिविंग विल से संबंधित जो गाइडलाइंस था उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट करने का उन्होंने सुझाव दिया है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि यूथनेसिया क्या है और लिविंग विल से संबंधित जो गाइडलाइंस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर, उसके डायरेक्शन पर क्या-क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। इस वीडियो को हम 2 भागों में कवर करेंगे। पार्ट 1 में यूथनेसिया संबंधित जानकारी पर चर्चा करेंगे और पार्ट 2 में लिविंग विल और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट पर चर्चा करेंगे। यूथनेसिया ग्रीक वर्ड्स यू और थैनेटोस यानी कि यू थैनेटोस से मिलकर बना है। यू का मतलब होता है गुड और थैनेटोस का मतलब होता है डेथ, यानी कि पैसिव यूथनेसिया का मतलब गुड डेथ होता है। यूथनेसिया हम किसको कहेंगे? यूथनेसिया का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अनबेरेबल, असहनीय पीड़ा, अगर वो उसकी ऐसी पीड़ा है जो सहनीय नहीं है और उनको ये लगता है कि अब इसमें सुधार की संभावना नहीं है, चाहे कितने भी उसमें प्रयत्न डॉक्टर द्वारा कर लिए जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन त्याग करना चाहता है, मृत्यु चाहता है, तो उसको हम यूथनेसिया कहते हैं। यूथनेसिया हमेशा उसको फिजिशियन के ही सुपरविजन में यूथनेसिया एक्सिक्यूट किया जाता है, यानी कि जब यूथनेसिया से रिलेटेड जब एक्टिविटी होगी जिसमें पेशेंट को डेथ कॉज किया जा रहा है यूथनेसिया के तहत, तो वो पूरा प्रोसेस फिजिशियन के सुपरविजन में ही होगा। यूथनेसिया को बेसिकली 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, एक एक्टिव यूथनेसिया और दूसरा पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर यूथनेसिया एक्सिक्यूट किया जा रहा है, वो व्यक्ति को बाहर से कोई लीथल सब्सटेंस अगर दिया जा रहा है या एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट में है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब हुआ कि अब वो व्यक्ति सोच समझ नहीं सकता है, ना ही वो अपने बॉडी के माध्यम से बोल करके या संकेत के माध्यम से लिख कर किसी भी रूप में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अपनी इच्छा। तो वो अगर कोई व्यक्ति इस स्टेट में पहुंच गया है और वो व्यक्ति लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट पर है, अगर वो व्यक्ति लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट पर है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का अगर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या तो उसको विदहोल्ड कर दे। विदहोल्ड का मतलब क्या होगा? विदहोल्ड का मतलब होगा कि उसको रोक दिया। अगर आपने उसको रोक दिया है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई आपने रोक दी, जैसे फूड पाइप है तो फूड पाइप से फूड देना ही बंद कर दिया, तो अगर ऐसी स्थिति में आ गया, या फिर विड्रॉ कर ले, जैसे ऑक्सीजन का मास्क ही हटा ले या फिर अपने फूड पाइप ही हटा ले, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वैसे यूथनेसिया को हम पैसिव यूथनेसिया कहेंगे। यहाँ पर एक वर्ड टर्मिनली इल पर्सन, टर्मिनली इल का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं है। ये डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें यूथनेसिया से रिलेटेड क्या प्रावधान है, तो हम कुछ प्रमुख कंट्रीज के विषय में हम अभी देखते हैं। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, यहाँ पर यूथनेसिया तथा असिस्टेड सुसाइड दोनों को परमिट किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अनबेरेबल सफरिंग है उसको और उसमें नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर यूथनेसिया परमिट किया गया है। एक चीज देख लेते हैं कि यूथनेसिया और असिस्टेड सुसाइड में क्या फर्क है। यूथनेसिया में जैसा कि हमने इसको पहले ही बताया है कि यूथनेसिया जो एडमिनिस्टर किया जाएगा वो हमेशा फिजिशियन द्वारा दिया जाएगा, चाहे एक्टिव में जैसे लिथल इंजेक्शन दिया जा रहा है या पैसिव में
जैसे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को या तो विड्रॉ कर ले, हटा ले रहे हैं, या रोक रहे हैं, विदहोल्ड कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे थे, तो ये दोनों स्थिति में कौन एक्सिक्यूट करेगा? फिजिशियन एक्सिक्यूट करेगा। जबकि जब यही असिस्टेड सुसाइड होगा तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति को लीथल इंजेक्शन की सप्लाई, अगर लीथल इंजेक्शन देना है तो इंजेक्शन सिरिंज और उसमें डाल करके वो सारी चीजें डॉक्टर देगा, पर इंजेक्शन अगर लगाना होगा तो व्यक्ति खुद लगाएगा। अगर कोई ऐसा पिल है, लीथल पिल है, कैप्सूल है, खाना होगा, वो व्यक्ति खुद खाएगा, उसको कहेंगे असिस्टेड सुसाइड। उस समय भी फिजिशियन वहां पर प्रेजेंट रहेगा। स्विट्जरलैंड में यूथनेसिया को बैन कर दिया गया, लेकिन वहां पर असिस्टेड डाइंग या असिस्टेड सुसाइड अभी भी लागू है, जो कि प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर के सामने ही किया जाएगा। कनाडा ने अनाउंस किया है कि यूथनेशिया और असिस्टेड डाइंग दोनों को मेंटली इल पर्सन के लिए मार्च 2023 तक इससे रिलेटेड वो लेजिस्लेशन ले आएंगे। लेकिन वहां पर इस डिसीजन का काफी आलोचना हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहां पर यह कानून बनने में समय लगेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में यूथनेसिया से संबंधित डिफरेंट नियम लागू किए गए हैं। जैसे वॉशिंगटन, ओरेगन और मोंटाना में यूथनेसिया परमिटेड है, जबकि अन्य राज्यों में नहीं है। यूनाइटेड किंगडम यूथनेशिया या असिस्टेड डाइंग या सुसाइड इन सभी को इलीगल मानता है और वहां पर इसको मैनस्लॉटर की कैटेगरी में रखा जाता है। मैनस्लॉटर का मतलब हुआ गैर इरादतन मानव हत्या, अनइंटेंशनल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। 2018 से पहले यूथनेशिया संबंधित भारत में कोई कानून नहीं था। अब यहां से धीरे धीरे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है 1994 का। उसमें सेक्शन 309 आईपीसी, जो कि संबंधित है अटेम्प्ट टू सुसाइड से, जिसमें 1 वर्ष की सजा है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना इस केस में कि जो 309 आईपीसी है, ये एक क्रूअल और इरेशनल प्रोविजन है, क्योंकि इसमें पहले से ही व्यक्ति मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होता है, काफी डिस्ट्रेस में होता है, और उसके बाद वो एक्सट्रीम मेजर लेता है अपने लाइफ को एंड करने के लिए, और उसके बाद भी उस व्यक्ति को अगर वो फेल हो जाता तो सजा होती है। इसलिए इस जो ये लॉ है आईपीसी 309 सेक्शन, इसको क्रूअल माना गया है और इरेशनल माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हालांकि 1996 में उसके 2 साल बाद ही ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में जो पी रतिनाम का मैटर था, उसमें उसी डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बोला कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ देती है, उसमें राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे आप कहेंगे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू स्पीक है और राइट नॉट टू स्पीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ज्ञान कौर के मामले में बताया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तो दे रहा है, पर राइट टू डाई नहीं दे रहा है। अगर संसद को लगता है, भारत को पार्लियामेंट को लगता है, तो इससे रिलेटेड, यूथनेसिया से रिलेटेड वो कानून बना सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से, इंटरफेयर करने से मना कर दिया। फिर 2011 का मामला आता है अरुणा रामचंद्र शानवॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें अरुणा शानवॉग एक नर्स थी जिसको 1973 में मुंबई में सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और उसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई थी। वेजिटेटिव स्टेट का क्या मतलब होता है कि अनकॉन्शियस स्टेज में है, ना ही वो अपने बॉडी को मूव कर सकती है, ना ही उसके अंदर अब सोचने समझने की शक्ति रह गई है, उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव स्टेट। तो इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया के दोनों फॉर्म में डिस्टिंक्शन के विषय में एक्सप्लेनेशन दिया और कहा कि यूथनेशिया एक्टिव और पैसिव 2 फॉर्म में हो सकते हैं, और पैसिव यूथनेशिया को सर्टेन सिचुएशंस में
परमिट किया। अब हम देख लेते हैं लीगल हिस्ट्री। यहाँ तक तो डेवलपमेंट था कि कैसे क्रमिक रूप से लीगली सिचुएशन अराइज हुआ जिसमें कि कोर्ट फाइनली पैसिव यूथनेशिया को परमिट की। तो लीगल हिस्ट्री इसका कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? इसका स्टार्ट हो रहा है 2018 से, क्योंकि 2018 में ही कोर्ट ने ये परमिट किया कि पैसिव यूथनेशिया को सर्टेन सिचुएशंस में परमिशन ग्रांट किया जाए। और उसी के संबंध में कोर्ट ने बताया कि इसके लिए लिविंग विल का होना बहुत जरूरी है। वैसे हम अभी ब्रीफली लिविंग विल को समझ लेते हैं, फिर पार्ट 2 में लिविंग विल के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लिविंग विल बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मेडिकल डिसीज ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि अपना मेडिकल डिसीजन वो खुद न ले पाए, मतलब कि अगर कंप्लीटली इनकैपेसिटेटेड हो गया, नहीं बॉडी मूव कर सकता है, नहीं कम्युनिकेट कर सकता है, वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया, अगर उस स्थिति में होगा तो वो व्यक्ति पहले ही लिख सकता है कि अगर गॉड फॉरबिड, भगवान न करे अगर मेरे साथ ऐसा होता है, उस स्थिति में मेरे लिए कौन निर्णय लेगा और क्या निर्णय लेगा। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? ये लिविंग विल में लिखी होती है। और अगर, लेकिन अब ये भी प्रश्न उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अचानक ऐसी स्थिति हो गई कि वो ऐसी मेडिकल कंडीशन में पहुंच गया है जो वेजिटेटिव नेचर का है, अनकॉन्शियस है, कोमा में चला गया है, तो अगर पहले उसने लिविंग विल नहीं बनाया है, उस स्थिति में उसका परिवार का सदस्य होगा, वो हाईकोर्ट में ये अपना पिटीशन फाइल कर सकता है और पैसिव यूथनेशिया के विषय में वो परमिशन मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बेसिकली कैसे 2018 में डेवलप हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया को जब वो रिकॉग्नाइज कर रहा था लिविंग विल को। टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब टर्मिनली इल का मतलब जो 6 महीने से ज्यादा जिसमें बचने के आसार नहीं होंगे और उसकी बड़ी स्थिति है, और उसमें यह भी आशंका है कि वो व्यक्ति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाएगा। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति अब ऑलमोस्ट उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, अब वो सोच समझ कुछ नहीं सकता है, ना ही वो कम्युनिकेट कर सकता है। इसके लिए क्या था? लिविंग विल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो एक्सिक्यूटर कौन होगा? जो व्यक्ति अपने विषय में बता रहा है कि अगर मैं ऐसी स्थिति में आ गया तो क्या मेडिकल निर्णय लिए जाएंगे। तो जो एक्सिक्यूटर होगा वो दो विटनेस के पास जो है साइन करेगा उस लिविंग विल को, और उसके बाद उस पर काउंटर सिग्नेचर किसका होगा? काउंटर सिग्नेचर होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। मतलब जब लिविंग विल बना लेता है कोई व्यक्ति जिसको हम एक्सिक्यूटर कहेंगे, तो वो जब अपने लिविंग विल पर खुद साइन कर रहा होगा उस समय 2 विटनेस वहां पे होने जरूरी है, और वो 2 विटनेस, और उसके बाद उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास काउंटर सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा। अब कोर्ट ने इससे रिलेटेड गाइडलाइन भी जारी की है लिविंग विल से रिलेटेड, और बोला कि जो है जब तक पार्लियामेंट इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं बना देता है तब तक यही एग्जिस्टेंस में रहेगा और इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अभी तक इंडियन पार्लियामेंट ने इस संबंध में किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया है, इसलिए जो 2018 का जजमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसी को ही अभी तक फाइनल माना जा रहा है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ की ऑब्जर्वेशंस है लॉ कमीशन के। तो 2006 में अपनी 196 रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ने दिया था, उसने कहा था कि अगर कोई कॉम्पिटेंट पेशेंट है, कॉम्पिटेंट पेशेंट किसको कहेंगे? कि जो व्यक्ति कॉन्शियसली इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। कॉन्शियसली इसमें 2 चीजें हैं, एक तो कॉन्शियसली होना चाहिए, इन्फॉर्म डिसीजन मतलब अपने होशो हवास में लेगा, पहली बात, और दूसरा इन्फॉर्म डिसीजन मतलब उसका जो निर्णय लेने का आधार होना चाहिए वो फैक्ट पर होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो खुद उसकी आशंका नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि कोई प्रॉपर स्पेशलिस्ट से उसने ओपिनियन लिया है कि क्या वो अपनी बीमारी उसकी है, वो क्योरेबल है, ठीक होने लायक है, मैं कितने पैसे लग सकते हैं और उतने पैसे लगने के बाद कितने दिन में ठीक होगा। पता चला कि पूरे पैसे भी बर्बाद कर दिए और 2 महीने में उसका डेथ भी हो सकता है। तो
उसको लगेगा कि फिर मैं बचकर क्या करूंगा, कम से कम पैसे रहेंगे तो परिवार के सदस्य खा पी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो उसमें मतलब मेडिकल एक्सपर्ट के जो ओपिनियन है उसके आधार पर फैक्ट बेस्ड निर्णय लिया, दैट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अगर कोई पेशेंट है वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हुए ये कहता है कि भाई मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर, तो अगर उसके इंस्ट्रक्शन को अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो उसका उपचार कर रहा है, अगर वो डॉक्टर अगर उसके ट्रीटमेंट है उसको बंद कर देता है, रोक देता है या हटा देता है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं माना जाएगा। मतलब डॉक्टर ने अपना प्रोफेशनल ड्यूटी का उल्लंघन नहीं किया है, और वैसे ओमिशन को, जो डॉक्टर ने ओमिशन किया ये एक्ट करने से, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कि अगर उसने इलाज उपचार को रोक दिया है तो उसका जो ओमिशन है, वो जो त्रुटि है डॉक्टर का, अगर वो पेशेंट के इंस्ट्रक्शन पे किया है, जिसने इन्फॉर्म डिसीजन लिया है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। साथ ही लॉ कमीशन ने यह भी रिकॉग्नाइज किया कि जो पेशेंट का डिसीजन होता है टू नॉट रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सेक्शन 309 आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको नहीं माना जाएगा। फिर 2008 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है 241st रिपोर्ट, ये टाइटल था पैसिव यूथनेशिया अ रीलुक। इसने प्रपोज किया कि इससे संबंधित एक लेजिस्लेशन बनाया जाए, और उसने ड्राफ्ट बिल भी इससे तैयार किया। फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने समझ लिया यूथनेशिया के विषय में। अब लिविंग विल और उसमें क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए हैं, इससे विषय में जानकारी हम पार्ट 2 में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू।